हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 3 पॉलिटी की वीडियो करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी की क्लास नंबर 4। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे फ्रेंड्स आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक देश में सरकार को गिराने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तब ही वैध होता है जब विधानमंडल उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए, जर्मनी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर जर्मनी। देखिए, इस प्रक्रिया का अनुसरण जर्मनी में किया जाता है। इसे अविश्वास प्रस्ताव के संरचनात्मक मत के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट की, यानी 32 की। इसकी बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आपका श्रीलंका, सेकेंड है म्यांमार, पाकिस्तान और फोर्थ आपका बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे अवामी लीग तथा बीएनपी बांग्लादेश की 2 मुख्य पार्टियां हैं। ठीक है, क्या अवामी लीग तथा बीएनपी बांग्लादेश की 2 मुख्य पार्टियां हैं। बात करेंगे 33 की। तो 33 हमारा, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ऑप्शन है इसके, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, मतदान बहुत कम हुआ, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, या फोर्थ है आपका, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए, ये हो जाएगा फोर्थ, यानी ये हो जाएगा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रत्याशी यदि कुल मतों का 10% से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे 34 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, इसका ऑप्शन में ये है आपके, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, फोर्थ है आपका, यह है संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ जो है। ठीक है, देखिए, संघ राज्य वाक्यांश 2 कारणों से अधिमानित किया गया है। एक, भारतीय फेडरेशन संघ अमेरिकी संघों जैसे राज्यों के बीच समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरा, राज्यों को महासंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी और अभिन्न है तथा केवल प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में विभाजित है। बात करेंगे 35 की। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है 313 सदस्य थे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1948 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों से आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के पश्चात अक्टूबर 1947 में पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान अंगीकार करने के साथ संविधान सभा अंतरिम संसद में रूपांतरित हो गई। और इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, इस अंतरिम संसद ने 2 वर्ष 11 माह एवं 22 दिन तक कार्य किया। इनकी सदस्य संख्या वर्ष 1950 में 296 से बढ़कर 1951 में 313 हो गई। नेक्स्ट है, सदस्य वृद्धि का कारण रियासती राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना था।
नेक्स्ट है अंतरिम संसद द्वारा ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है या कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ये हाईलाइटेड आंसर हो जाएगा आपका, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। देखिए इसके पॉइंट हैं, शासन के संसदीय स्वरूप का सबसे बड़ा लाभ है कि कार्यपालिका अर्थात सरकार हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर विधानमंडल रोक लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में शासन का संसदीय स्वरूप ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है, कार्यपालिका और विधानमंडल कभी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। कार्यपालिका के किसी कार्य हेतु विधानमंडल की सहमति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस प्रणाली में सरकार के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसी तरह राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए कौन सा सही हो जाएगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे इसके दो पॉइंटों की। एक पॉइंट है इसका, राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अधिकार न तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, न ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ कुछ नागरिकों के दावे को अधिप्रापित किया गया है। संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। देखिए 38 में बात करेंगे, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया आपको, अवरोधों का अभाव है, विचारधारा का अभाव है या प्रतिस्पर्धा का अभाव है। तो फोर्थ वन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये हाईलाइट है, यानी कि विशेषाधिकारों का अभाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि समाज में विशेषाधिकार का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इसकी पुष्टि करता है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 18A ने भारत के नागरिकों के विशेषाधिकार सैन्य या शैक्षणिक छोड़कर समाप्त कर दिया है। सैन्य या शैक्षणिक अधिकार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। देखिए 39 है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। देखिए ऑप्शन है इसके आपके, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में, भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में या भारत की संचित निधि में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका हाईलाइटेड है, यानी भारत की संचित निधि में जमा होता है। एक पॉइंट है इसका, ये उपक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में उल्लिखित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। देखिए 40 में बात करेंगे, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति यानी कि 1997 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? वर्ष 1981 की जनगणना, वर्ष 1991 की जनगणना, वर्ष 1971 की जनगणना या वर्ष 1961 की जनगणना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वर्ष 1971 की जनगणना, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि सन 2001 तक सदनों की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो क्या व्यक्त कर सकता है फ्रेंड्स? देखिए, केवल एक विकल्प, केवल 2 विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, या भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली में जितने प्रत्याशी होते हैं तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं तथा विजयी प्रत्याशियों के लिए मतों की न्यूनतम अंश भारत में 50% से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि कोई प्रत्याशी प्रथम वरीयता में न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है तो सबसे कम मत वाले प्रत्याशी बाहर हो जाते हैं एवं उनका मत अन्य प्रत्याशियों में अगली वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, यह क्रम तब तक चलता है जब तक कोई एक प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। बात करेंगे 42 की, तो 42 में बात करेंगे, देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 6%। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब वह निम्न 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। फर्स्ट है आपकी, देखिए, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में पिछले लोकसभा चुनावों या उन राज्य के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मत का कम से कम 6% मत तथा साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर चुका हो। और थर्ड है आपका, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए, अल्पतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। नेक्स्ट है, अल्पतंत्र सामाजिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजातीय वर्ग के हाथों में होती है। नेक्स्ट है, यह धनवान अभिजातीय वर्ग पूरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और वे अपनी इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने ही वर्ग के हित या रक्षा के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तंत्र में किसी व्यक्ति के अधीन समस्त सत्ता का संकेंद्रण होता है। राजतंत्र में राजा प्रधान होता है तथा वह सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करता है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, लोकपाल का विचार लिया गया है तो स्कैंडिनेवियाई देशों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, लोकपाल शब्द लोक यानी लोग तथा पाल रक्षक से बना है जिसका अर्थ है लोगों का रक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भारत में भी स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह ओम्बुड्समैन संस्था की जरूरत महसूस की गई। भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा किया गया। पहला लोकपाल और लोकयुक्त विधेयक वर्ष 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। देखिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है तो कितनी है फ्रेंड्स? ये है आपकी, देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा के रूप में हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसका निर्वाचन 9 सालों के लिए होता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। संसद और संविधान साधन नहीं है आर्थिक न्याय के, विधिक न्याय के, सामाजिक न्याय के या आपके राजनीतिक न्याय के। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका विधिक न्याय के। संसद और संविधान जो साधन नहीं है वो विधिक न्याय के नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अतः संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं है। नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? देखिए ऑप्शन में दिए हैं फ्रेंड्स आपके, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक हो जाएगा आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो भारत महाभियोग की विधि अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई फ्रेंड्स? वो अपनाई गई आपकी यूएसए से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है फ्रेंड्स आपकी? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी संघीय सरकार की। संघीय सरकार की विशेषता है क्या? दोहरी नागरिकता। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स हमारे, दोहरी नागरिकता का अभिप्राय संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? ऑप्शन है आपके, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड और असम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो असम राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2003 में की गई थी। 10 फरवरी 2003 में की गई थी। यह असम राज्य के कोकराझार, बक्सा, चिरांग तथा उदलगुरी जिलों से मिलकर बना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब है नागालैंड, मेघालय राज्य, असम राज्य या अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे, संविधान निर्माण के समय अरुणाचल प्रदेश राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वर्ष 1948 में असम के सीमावर्ती भाग से अलग कर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम के तहत इसके अलग राज्य का दर्जा देकर अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। कौन सा है फ्रेंड्स? नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, शरीर व्यापार या निवारण अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा शरीर व्यापार यानी निवारण अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वर्ष 1956 में महिलाओं के हित के लिए अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? 1956 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार दिसंबर 1953 फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर की सदस्यता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य आयोग गठन होने के बाद सन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। सन 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला, लिहाजा 1960 में बम्बई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। कौन थे फ्रेंड्स वो? ऑस्टिन, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या के.टी. शाह। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा के.टी. शाह इसका राइट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संविधान सभा में के.टी. शाह ने यह कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। बात करेंगे 56 की। तो ये हो जाएगा हमारा सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो ऑप्शन है इसके हमारे राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली और संघीय प्रणाली। तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा संसदीय प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना है। वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया। अतः संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। भारतीय संघवाद निकट है किसके? ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, नाइजीरिया के और ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा या कनाडा के। तो कनाडा के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान सभा ने कनाडा की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियां भी कनाडा से ही ली गई हैं। बात करेंगे 58 की। भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम विकसित हुआ है? तो किस प्रकार का पार्टी सिस्टम विकसित हुआ है फ्रेंड्स? पार्टी विहीन, बहुपार्टी, एकल पार्टी या द्विपार्टी? इसका राइट आंसर है बहुपार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। भारत में वर्तमान समय में बहुपार्टी सिस्टम का विकास हुआ है। बहुपार्टी व्यवस्था में बहुत से छोटे छोटे दल या छोटे बड़े दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तथा बहुमत प्राप्त हो जाने पर मिलकर सरकार बनाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार। सो देखिए इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा विधिक अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। संपत्ति का अधिकार संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात यह विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की।
राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? उच्च प्राधिकार का, प्रत्यायोजित प्राधिकार का, या समकक्ष प्राधिकार का, या स्वतंत्र प्राधिकार का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्रत्यायोजित प्राधिकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की, आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का हस्तांतरण, या पंचायती राज प्रणाली, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकतंत्र का आधार से आशय निचले स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहुंच से है। नेक्स्ट है, भारत में निचले स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण एवं विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय संविधान के 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 व 12 तथा भाग 9 पंचायतें एवं भाग 9 के नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। बात करेंगे नेक्स्ट की, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है जो आधारित लोकतंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है जो एक प्रकार से त्रिस्तरीय संबंधों की अभिशासन संरचना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 62 की, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, या कर्नाटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा केरल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ एक देश या प्रांत में जिसमें विधायी निकाय है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमा रेखा को निश्चित करने का काम या प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, परिसीमन आयोग लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बना। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इससे पहले 1952, 1963 एवं 1973 में बना, लेकिन वर्ष 1973 में परिसीमन रोक दिया गया जो नई जनगणना तक ठप रहा। केरल पहला राज्य बना जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की, अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, न्यायपालिका पर आश्रित होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वह न्यायपालिका पर आश्रित नहीं होता तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श से मुक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की रूलिंग के आधार पर कुछ निश्चित गणमान्य व्यक्तियों के चित्र ही सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित किए जा सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, निम्नलिखित व्यक्तित्व का चित्र प्रकाशित करना आदेशित नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भारत के उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 65 की, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? विधि का शासन किसमें प्रचलित है फ्रेंड्स? कुलतंत्र, अभिजात तंत्र, या लोकतंत्र, या तानाशाही? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लोकतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारा, विधि का शासन का अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है एवं यह सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया है? वेंथम, लास्की, सीले, या मैकाइवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वेंथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वेंथम द्वारा द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब माना गया है।
बेंथम इंग्लैंड के न्यायविद, दार्शनिक, विधिक एवं समाज सुधारक थे। ये उपयोगितावाद को मानते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की, अधिशासी या कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रशासनिक विधि, कानून का शासन, अधिमान्य विधान या प्रत्योजित विधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये हाईलाइटेड आंसर है, अधिमान्य विधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रत्योजित विधान उस विधान को कहते हैं जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुख्यतः यह है विधायिका की कानून निर्माण करने की शक्ति कार्यपालिका में प्रत्योजित किए जाने की प्रक्रिया का द्योतक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इस चैनल की वीडियो कैसे लगती हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं और देखना चाहते हैं इस चैनल की रेगुलर वीडियो, सो फ्रेंड्स इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन। इससे फ्रेंड्स आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आप इस चैनल की रेगुलर वीडियो देख सकेंगे। इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं सो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन सभी वीडियो का PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बचे हुए क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जो होगी आपकी पॉलिटी की क्लास नंबर 5। तो फ्रेंड्स अगर आप इन क्लास को रेगुलर देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।